हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.3 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। और प्रश्नावली 4.3 के पहले 5 प्रश्नों को और इसकी पहले की जो प्रश्नावलियां हैं उनको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद है, काम आपको पसंद है, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से अध्याय और किस क्लास की कौन से अध्याय हमने सॉल्व किए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो हमारे प्रश्न हैं उनका एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके ही समझाया जाएगा। जो बेबी बिंदु हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में प्रश्न 6 प्रश्नावली 4.3 से शुरू करेंगे। कुछ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसके बाद बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो हम लोगों की प्रश्नावली 4.3 है उसका जो छठा प्रश्न क्या कह रहा है भाई। सबसे पहले प्रश्न का जो इबारत लिखी है या प्रश्न में जो लिखा उसको समझेंगे तभी तो जाकर के हम लोग प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार खेत की बात कर रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक आयत बना लिया। अब जब यहाँ पे एक शब्द आपका आया आयताकार तो आपके तुरंत दिमाग में, तुरंत माइंड में आयत के सभी गुण धर्मों को आ जाना चाहिए, तभी हम लोग आसानी से समझ पाएंगे भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए एक आपका आयत बना लिया है और उसका देखिए येलो कलर से एक विकर्ण भी बना दिया है। आयत का विकर्ण क्या होता है, उसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वही आपका विकर्ण होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नाम दे दो ए बी सी और डी। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा आपकी इसके बराबर होगी भाई, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। आयत में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आप यहाँ पे जो कह रहा है उसको समझिए। एक आयताकार है, खेत है, उसका विकर्ण है, एक बड़ी भुजा एक छोटी भुजा, ये तो कह रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, बड़ी भुजा को और विकर्ण को दोनों को छोटी भुजा से तुलना किया जा रहा है कि विकर्ण भाई छोटी भुजा से इतना बड़ा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से इतनी बड़ी है। तो हमारी छोटी भुजा कौन सी होगी, जो चौड़ाई है। हम चौड़ाई को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं कि हमारी जो चौड़ाई है भाई x मीटर है। इसके बाद जो लंबाई आपकी यानी कि जो बड़ी भुजा ए बी, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। भाई आपके पास 10 रुपए हैं, 30 रुपए अधिक हैं आपके मित्र के पास, तो कितने होंगे उसके पास, 30 तो होंगे ही। जो 10 आपके पास है उतना भी तो और अधिक है, तो 30 10 40 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भाई जो छोटी भुजा x है, बड़ी भुजा क्या है, छोटी से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x धन 30 मीटर हो जाएगा। ए बी ये आपकी बड़ी भुजा है। इसके बाद विकर्ण जो AC विकर्ण है, यही तो हमने यहाँ पे खींचा है। इस AC विकर्ण की माप कितनी होगी, जब हमें तीनों भुजाओं की माप पता चल जाएगी। एक आपका त्रिभुज बन रहा है ABC और वो एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि जो आपका कोण B, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जो कोण B है वो समकोण है, तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो AC है उसकी लंबाई हमें कैसे पता चलेगी, विकर्ण 60 मीटर, यही तो लिखा है विकर्ण 60 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे आपका छोटी भुजा x है उससे 60 मीटर अधिक है, तो उसमें आप 60 और जोड़ दीजिए, विकर्ण भी पता चल जाएगा। अब यही बातें हम लोग लिख देते हैं कि माना जो आयताकार खेत है
उसकी छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा x मीटर, बड़ी भुजा x धन 30 मीटर हो जाएगी, उसका विकर्ण x धन 60 मीटर। भाई जो हम लोगों ने बताया वही नोट कर दिया कि माना खेत की छोटी भुजा x मीटर, अब बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, वो 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा बराबर x धन 30 मीटर। जो खेत है उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 60 मीटर अधिक है, तो x धन 60 मीटर। और बताया था आपका जो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में जो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है उसका प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश आपका कोण बी है, इसके सम्मुख भुजा AC है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब यहाँ पे इन सभी के मान रख दीजिए भाई। AC आपकी x धन 60 है, तो x धन 60 का वर्ग बराबर AB x धन 30 और उसका वर्ग, और धन जो BC है वो तो आपका x है, इसका वर्ग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है, और फिर उस द्विघात समीकरण को हल करने की जो आपने 3 विधियां हैं, किसी एक विधि का प्रयोग कर देंगे। अब हम लोग जब इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी, कौन सी, a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, इसी सर्व समीकरण का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 2 गुणे x और गुणे 60, यही तो 2ab और धन 60 का वर्ग हो जाएगा, और बराबर x धन 30 का भी यही आपको नियम लगाना है, तो x का वर्ग और धन 2 और गुणे x और गुणे 30, यही तो 2ab और धन 30 का वर्ग, और इसके बाद धन x है उसका वर्ग, तो x की घात 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन, यहाँ पे 60 दूना 120 होता है, 120 x, और इसके बाद धन यहाँ पे 60 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, और उसके नीचे 2 जीरो बराबर, यहाँ पे देखिए x की घात 2 धन, यहाँ पे 30 दूनी 60 होता है भाई, 60 x, और धन यहाँ पे 3 का वर्ग 9, और इसके बाद यहाँ पे 2 जीरो, यही तो है, 1 जीरो का डबल कर दीजिए, और फिर इसके बाद धन x की घात 2, इस x की घात 2 से ये कट गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो राइट हैंड साइड में ये बचा इन सभी को लेफ्ट में ले आइए, एक द्विघात समीकरण बनेगा। चलिए बनाते हैं भाई। तो सबसे पहले जो ये x की घात 2 इधर लाएंगे, लेफ्ट में जब लाएंगे तो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि राइट में धन है, तो x की घात 2 और इसके बाद धन 120x, और ये आपका जो 60x है इसको जब इधर लाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा 60x, और इसके बाद धन का यहाँ पे 3600, और ये आपका जो 900 है भाई, ये जब इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा 900 और बराबर 0। भाई राइट साइड में से सारे पदों को, सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट में लाए हैं, जब लेफ्ट में लाएंगे तो उधर आपका ओनली 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए आप सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस x की घात 2 120 और ये 60 कितना बचेगा, धन के 60x बचेगा, और इसके बाद आपका धन 3600 से अब 900, 9 3 27 9 चौक 36, केवल आपका 2700 बचेगा, वो भी धनात्मक, क्योंकि 3600 आपका धनात्मक है बराबर 0। अब इस x की घात 2 जो माइनस का x की घात 2 है, इसको आप धनात्मक अगर बनाएंगे, क्योंकि जब आपका ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में द्विघात समीकरण लिखा होगा, तभी हम लोग हल कर पाते हैं बहुत आसानी से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो माइनस साइन है उससे दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा x की घात 2, ये ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि ये धनात्मक है, और माइनस 2700 और बराबर 0 भाई। अब इस 2700 से गुणनखंड करना है कि आपका 60 आ जाए, 9 3 27 होता है, तो 90 गुणे 30 करिए और 90 से 30 घटाइए तो आपका 60 बचता है, तो गुणनखंड हो गए भाई। अब इनको हमें जो 60 है उसको 90 से 30 घटा करके लिख देना। हम लोग गुणनखंड विधि से हल करे दे रहे हैं, आप चाहो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करिए या पूर्ण वर्ग बनाइए, जैसे चाहे आप वैसे हल कर सकते हैं। आप
फ्री है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। जो अभी हमने डिस्कस किया वही लिख दिया, x की घात 2 माइनस 60x माइनस 2700 बराबर आपका क्या हो गया, x की घात 2 माइनस जो 90 है उसको हमने 2700 से गुणन कर 90 गुणा 30 लिखा था, वही यहाँ पे 90 से 30 घटाने पर आपका 60 आया था, तो वही यहाँ पे लिख दिया भाई। तो अब यहाँ पे इनका आप क्या करिए भाई, ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो चिन्ह बदल जाएंगे, वही आप यहाँ पे नियम लगाएंगे। तो x की घात 2 माइनस का 90x और धन का 30x और इसके बाद माइनस का 2700 और बराबर 0। अब क्या करते हैं, पहले दो पद और आखिरी के दो पदों का जोड़ा बनाते हैं और उनमें से कॉमन लेते हैं। तो पहले दो पदों में से आपका x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 90 भैया, और यहाँ से आपका धन का 30 आएगा और x माइनस 90, क्योंकि 3 9 27 होता है और बराबर 0। x माइनस 90 और x माइनस 90 फिर से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए x माइनस 90 और ये आपका x धन 30 और बराबर 0। अब यहाँ पे आपके पास गुणनखंड हो गए और यहाँ से x के दो मान आएंगे, तो दोनों मानों को आप ज्ञात कर लीजिए। पहले आप देखिए x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से आपका x बराबर 90, क्योंकि जो आपका 90 लेफ्ट में ऋणात्मक है तो राइट में जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे x धन 30 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर माइनस का 30 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने द्विघात समीकरण बनाया था उस द्विघात समीकरण के दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए, लेकिन हमें केवल एक ही मान लेना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे जो हमने x लिया था वो खेत की चौड़ाई या खेत की छोटी भुजा और किसी भी चीज की लंबाई ऋणात्मक में नहीं होती है। खेत की भुजा आपकी ऋणात्मक नहीं होगी। यहाँ पे जो आपका ये माइनस का 30 है इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको ध्यान नहीं देंगे, ये आपका कोई मान नहीं मान्य होगा, केवल और केवल 90 मान्य होगा। क्यों नहीं मान्य होगा माइनस 30, क्योंकि भुजा आपकी ऋणात्मक नहीं होती है। अब हम लोग लिखेंगे खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा 90 में 30 जोड़ेंगे, छोटी भुजा 90 में 60 जोड़ेंगे। x धन 60 और x धन 30 ही तो थे। सेम चीज हमने लिखा कि अतः खेत की जो छोटी भुजा है वो 90 मीटर आ जाएगी। अब हमें बड़ी भुजा ज्ञात करनी है और खेत की जो बड़ी भुजा हम लोगों ने मानी थी, खेत की बड़ी भुजा बराबर x धन 30 और x का मान हम लोगों ने 90 ज्ञात किया, तो यहाँ पे x धन 30 लिखा और जो x आपने 90 लिया है तो 90 धन 30 और 90 में 30 जोड़ने पर आपका 120 मीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है, यानी कि जो खेत की छोटी भुजा है वो 90 मीटर और जो बड़ी भुजा है वो आपकी 120 मीटर। विकर्ण हमसे नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि खेत की माप या खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा भाई छठा प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्नावली 4.3 का जो 7वां प्रश्न है भाई वो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि आपके पास कोई दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग करते हैं और उनको घटाते हैं, यानी बड़ी संख्या के वर्ग से छोटी संख्या के वर्ग को घटाते हैं तो आपको 180 मिलता है। और फिर दूसरी जो कंडीशन क्या कह रहा है, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या को हम लोग x मान लेंगे और छोटी संख्या को y, फिर उनका अंतर है वही लिखते हैं। हमने लिख दिया कि छोटी संख्या हमने x लिया और बड़ी संख्या को y लिया। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो पहली संख्या आपकी x और दूसरी संख्या y है, तो बड़ी संख्या ज्यादा होगी, तो बड़ी संख्या का वर्ग तो y की घात 2 और छोटी संख्या का वर्ग x की घात 2। अंतर कितना आता है
180 के बराबर, यानी कि हमने क्या किया, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात किया और उसको 180 के बराबर कह दिया, क्योंकि हमसे प्रश्न में कह रहा है कि जब आप इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करेंगे तो आपको 180 मिलेगा, और इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या आपकी क्या है, यक्स है, इसका वर्ग करिए। तो यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है उसके आधार पर देखिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर है, यही तो कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कितनी है, y, उसका 8 गुना, 8 से गुणा कर दीजिए। बड़ी संख्या बराबर y है, उसका 8 गुना करेंगे तो 8y, और ये आपके दो समीकरण बन चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण के बाद आपको जो चर हैं उनका एक मान आएगा, वहां से आपका दूसरा मान आप चाहे तो फर्स्ट समीकरण में रखें चाहे सेकेंड में रखें, ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो समीकरण 2 में x की घात 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोगों ने लिखा कि x की घात 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x की घात 2 ये है, x की घात 2 आपका 8y के बराबर है। तो यहाँ पे x की घात 2 की जगह पे 8y, यानी y की घात 2 माइनस का 8y बराबर 180, यही हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, y की घात 2 माइनस का 8y और बराबर आपका 180। अब यहाँ पे आप क्या करिए, द्विघात समीकरण बनाएंगे, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, बराबर के बाद आपका 0 आता है। तो यहाँ पे जो 180 है उसको आप लेफ्ट साइड लाइए, तो क्या हो जाएगा आपका y की घात 2 माइनस का 8y और माइनस का 180। तो वही यहाँ पर रख दीजिए भाई, माइनस का 180 माइनस 180 और बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया है, इसको हमें हल करना है, 180 के गुणनखंड करने हैं। तो देखिए जो हमारा 180 है इसको आपको दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 18 दहा में 180, सिंपल सा है बिल्कुल। 18 से 10 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो समीकरण आया था द्विघात वाला उसके गुणनखंड हो चुके हैं। गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करे दे रहा हूं। y की घात 2 माइनस 18 और उससे 10 घटाएंगे y और माइनस का 180 और बराबर 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, मध्य पद को स्प्लिट वाला मेथड लगा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे क्या करिए, आप ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों को बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए y की घात 2 माइनस का 18y और धन का 10y हो जाएगा और माइनस का 180 बराबर 0। अब पहले दो पद और आखिरी के दो पदों का जोड़ा बनाना पड़ता है। जोड़ा बनाइए, पहले दो पदों में से y आ रहा है और आखिरी के दो पदों में से 10 का, वो भी धन का 10 आ रहा है, और इसके बाद आपका गुणनखंड हो गया। पहले दो पदों में से आपका जो y कॉमन आ रहा था तो y कॉमन ले लीजिए, तो y माइनस 18, y माइनस 18 बचेगा और यहाँ से आपका धन का 10 y बचेगा और 10 यानी 18 भाग देंगे 180 में तो माइनस का 18 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, केवल 18 बचेगा। अब y माइनस 18, y माइनस 18 फिर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए और अगले ब्रैकेट में y धन 10 और बराबर 0। यहाँ से आपके गुणनखंड हो चुके हैं। गुणनखंड करने के बाद आप क्या करिए, इनके मान ज्ञात कर लीजिए भाई। तो यहाँ से देखिए आपका y माइनस 18 बराबर 0, तो y बराबर 18, y का एक मान आया है 18 और इसके बाद y माइनस 10 बराबर 0, तो y बराबर आपका y धन 10 बराबर 0, तो y बराबर आपका माइनस का 10 आएगा। तो यहाँ पे y की जगह पे माइनस का 10 लिखिए भाई, y बराबर माइनस का 10 आ गया है, तो यहाँ पे माइनस का 10 लीजिए। तो y के दो मान आ गए। y हमने क्या लिया था, बड़ी संख्या, y के आपके दो मान आए हैं। अब इन मानों को आप कहाँ रखेंगे, जो ये आपका दूसरा समीकरण है, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पहले
जो x है उसका मान आ जाएगा। तो x का भी मान हमें ज्ञात करना था, y यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों के मान ज्ञात करने थे। तो पहले हम लोग y बराबर 18 लेते हैं, तो समीकरण 2 में रखते हैं भाई। जो हमारा समीकरण 2 है x की घात 2 बराबर 18y, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे y बराबर 18 लेने पर। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई y का मान लेंगे y बराबर 18 लेने पर। अब आप यहाँ पर 18 लेंगे y का मान, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 बराबर 18 गुणे 8, है ना। यहाँ पे ओहो 8y है, 18 कहाँ है, यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 18 गुणे 8, 8y है, y का मान 18 और गुणे 8। अब यहाँ पे इनका गुणा कर दीजिए, x की घात 2 बराबर 18 अट्ठे 144 होता है, तो यहाँ पे 144। अभी x का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144, 144 है वो हमारा 12 का वर्ग है, तो यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 मान आएंगे। एक वर्गमूल जो निकालते हैं वो आपका धन और ऋण में आता है, धनात्मक ऋणात्मक 12। x का मान आपका धन का 12 और ऋण का 12 आया। अब इसके बाद जब आप y बराबर -10 लेंगे, देखिए y का मान यहाँ पर -10 रखिए, तो -10 गुणे 8 -80 आएगा और उसका वर्गमूल आपका नहीं निकाल सकते हैं, जो कि आपका एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी, तो इसलिए -10 हम लोग नहीं लेंगे। अब यहाँ से जो मान आए, जब आपने y का 2 मान आए ना, एक 18 -10, तो -10 हटा दिया तो 18 आया। अब जब आपने y का मान 18 लिया तो एक बार आपका धन का 12 आएगा और एक बार 18 लेने पर माइनस का 12 आएगा। तो यही आपकी संख्याएं हो जाती हैं और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है भाई। तो जो 7वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोगों का वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो भाई, आप आराम से बिना बोरिंग के पढ़ सकें। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं